Next topic is about the dementia. A 65 years old, otherwise healthy person is diagnosed with dementia by the psychiatrist who asks you to rule out the medical causes of the dementia like illness. So आपने बताना है what endocrine abnormality must be ruled out. Physical damage, for example, stroke, tumor, to which part of the brain may produce dementia like illness, and pharmacological treatment आपने बताना है. सो डिमेंशिया जो है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है जो ग्रीन में हाईलाइटेड है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इट इज़ एक्चुअली ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ कोग्निटिव फंक्शन एंड इज़ टिपिकली प्रोग्रेसिव एंड नॉन रिवर्सिबल. कोग्निटिव फंक्शन क्या होता है जिसमें हमने देखा था कि मेमोरी होती है, अटेंशन होती है, इस तरह की चीज़ें, थॉट्स होती हैं, थिंकिंग्स होती हैं, और जो है ये कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं. सो क्या होता है उनके अंदर इम्पेयरमेंट आ जाती है और मतलब मेमोरी लॉस हो जाती है ना पेशेंट की, और फिर बाकी चीज़ें भी लॉस हो जाती हैं. और ये टिपिकली प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये बढ़ता रहता है, और जो है ना नॉन रिवर्सिबल है, मतलब कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे हमने देखा था ना कि अगर आपको याद हो डिलीरियम हमने देखा था. डिलीरियम में जो है ना हमने डिमेंशिया और इसके दरम्यान में डिफरेंस देखा था कि डिलीरियम वॉज रिवर्सिबल, और वो जो है वो मतलब रिवर्सिबल होता है, जो डिज़ीज़ को हम ट्रीट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है. लेकिन डिमेंशिया इज़ नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ प्रोग्रेसिव. आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा कॉग्निटिव फंक्शन का लॉस. उससे पहले फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ अराउजल. फिर एज का बताया हुआ है कि इसमें एज ज़्यादा होती है, जैसे ही ओवर 65 ओवर 85 आपको पता है कि भूलने की बीमारी ज़्यादा हो जाती है. और इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है ना डिमेंशिया के, दीज आर अल्जाइमर्स डिजीज़ या फिर डिफ्यूज्ड वास्कुलर डिमेंशिया. अब कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया क्या होती हैं? वास्कुलर हो सकती हैं, इनहेरिटेड हो सकती हैं, न्यूप्लास्टिक हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक कॉजेज़ हो सकती हैं, हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकती है, इन्फेक्टिव हो सकती है, और रेयन डिजीज़. सबसे पहले वास्कुलर कॉजेज़ है कि वास्कुलर डिजीज़ है कोई भी, उसकी वजह से हो जाएगा, वास्कुलर डिजीज़ की वजह से. और इसके अलावा माइलॉइड एंजियोपैथी, मल्टीपल एम्बोलिस की वजह से, सेरिब्रल वास्कुलाइटिस एसएलई की वजह से. इनहेरिटेड में सबसे मोस्ट कॉमन अल्जाइमर्स हो गया. बाकी ये है विल्सन्स है, हंटिंगटन्स है, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज़ है, न्यूराइटिस जो है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, और लीवर बॉडी डिमेंशिया है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी है, और रेयर में वी हैव द माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथीज़, और ये न्यूप्लास्टिक में वी हैव द कोई भी ट्यूमर हो सकता है, पैरान्यूप्लास्टिक भी हो सकते हैं. इन्फ्लेमेटरी में क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, सार्कोइडोसिस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, लाइक हीमाटोमा बना हुआ है उसकी वजह से हो जाएगा. हाइड्रोसिफिलिस में जो है कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग नॉर्मल प्रेशर. टॉक्सिक में क्या है, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, थायमिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें डिमेंशिया हो जाएगा. इन्फेक्टिव में क्या है कि किसी को सिफिलिस या HIV का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर जो है पोस्ट इंसेफेलाइटिस हो सकता है, विपल्स डिजीज़ हो सकती है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस जो है ये मीजल्स के बाद जो हो जाता होता है वो है. रेयन डिजीज़ में क्रूट्सफेल जैकब डिजीज़ है, और वेरिएंट है इसका. तो मतलब ना मोस्टली हम ये मतलब ओवरऑल कॉजेज़ हैं डिमेंशिया की जो आपके माइंड में होनी चाहिए. फिर इसकी पैथोजेनेसिस में कि कॉर्टिकल हो सकती है, सब कॉर्टिकल हो सकती है. इसके क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि पेशेंट को जो है ना मेमोरी डिसफंक्शन होगी, और जो है ना पर्सनालिटी डिस्टर्बेंसेस होगी. हमें कैसे पता चलेगा? हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उससे उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, क्लोज फैमिली मेम्बर्स, उनसे जो है थोड़ी सी इंटरव्यूज़ लेंगे. उसमें हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जो हमने जो है वो परफॉर्म किए थे ऑल्सो इन द केस ऑफ डिलीरियम, जिसमें मैंने आपको 5 टेस्ट बताए थे. उसमें से मोका एक टेस्ट था, और जो है वी आर द मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का हमने एक कैसे भी सॉल्व किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट. तो वो हम कर लेते होते हैं. टू रूल आउट के हमने देखा कि एसोसिएटेड फैक्टर्स में जो है डिप्रेशन भी हो सकता है, तो उसको भी हमने रूल आउट करना है. फिर वो कहते हैं कि आपने हमेशा जो डिमेंशिया का पेशेंट होगा ओवर मतलब एज 65-85, आपने हमेशा कोई फोकल लीजन जो है ना उसको रूल आउट करना है CT MRI करवा के कि कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है, और आपने टेस्ट करवा लेने हैं डिमेंशिया के कॉज को रूल आउट करने के लिए. क्योंकि डिमेंशिया को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट वी कैन एक्चुअली
डिटरमिन द कॉज, उस कॉज को हम ट्रीट कर सकते हैं ना। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा कि इसको किस वजह से है, तो उसमें हर डिजीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। लाइक वो कहते हैं क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़ में ना इसी तरह फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में ना फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के डिसफंक्शन के साइंस आ रहे होंगे। लेवी बॉडी में ना साथ में विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी, और अल्जाइमर्स में ना आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेगा। और जो है और जो हमारे पास है विजुअल वैस्कुलर डिमेंशिया, उसमें स्टेप वाइज होगा कि मतलब कि कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, इस तरह से ना। और जो क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़ का क्या होता है, क्विकली प्रोग्रेसिव होता है, मतलब बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो अल्जाइमर्स का आहिस्ता आहिस्ता है, क्रूट्स जैकोब का जो है क्विकली प्रोग्रेस करेगा। और जो वैस्कुलर है उसका स्टेप वाइज में होगा। फ्रंटोटेम्पोरल के साइंस आएंगे, लेवी बॉडी में एसोसिएटेड विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी। अब इन्वेस्टिगेशंस में ये है कि हम इन्वेस्टिगेशंस क्यों करते हैं, इसलिए नहीं करते कि डिमेंशिया को हम ट्रीट कर सकें, नहीं, वी हैव टू नो द कॉज, ट्रीटेबल कॉजेज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिंग करवाएंगे। जैसे हमने ऊपर देखा कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है, हाइड्रोसिफिलिस की वजह से हो सकता है, तो हाइड्रोसिफिलिस को हम देखने के लिए जो इमेजिंग करवा लेंगे। हम देखने के लिए सेरिब्रल ट्यूमर को, हेमाटोमा वगैरह हम देख लेंगे। ईईजी करवा लेते होते हैं। देखिए ब्रेन की कोई भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो यही होती है ना, सीटी एमआरआई ब्रेन करवा लिया, ईईजी करवा ली, तो ये इस तरह की चीज़ें। ईईजी में जो है हम एब्नॉर्मलिटीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है इसका, कि अगर आपको पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस और डिमेंशिया आप क्या करवाएंगे, तो मोस्ट पेशेंट्स में आप क्या करवाते हो, इमेजिंग करवाते हो, सीटी और एमआरआई। फिर ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। ब्लड टेस्ट में क्या है, सीबीसी करवा लोगे कि कोई इन्फेक्शन है वो रूल आउट हो जाए, ईएसआर करवा लोगे, और फिर यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लोगे, ग्लूकोज लेवल चेक करवा लोगे, क्योंकि इनकी वजह से भी ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से भी यू नो दैट ब्रेन डिसफंक्शन होता है। देन कैल्शियम एंड लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लोगे, उसके बाद टीएफटीज़ करवा लोगे, उसके बाद विटामिन बी 12 है, और सिफिलिस सेरोलॉजी है, और एएनए, एना, और एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हमारे करवाते हैं ऑटो इम्यूनिटी को चेक करने के लिए। इन्फेक्शंस के लिए सिफिलिस सेरोलॉजी है, विटामिन बी 12, जैसे मैं ऊपर देखा कि मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे। तो ये आपका एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ का पूछते होते हैं ना। चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे आप लोग, और ईईजी करवा लेंगे, ये हम करवाते हैं मोस्ट पेशेंट्स में। तो देखें ऊपर सीबीसी ईएसआर है, कोई भी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, वास्कुलर वेस्कुलाइटिस के लिए। सीटी एमआरआई चेस्ट एक्सरे किसके लिए करवाएंगे, ट्यूमर्स को देखने के लिए, और इसके अलावा कोई भी हीमाटोमा है उसको देखने के लिए। और फिर भी हैव द थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, उनके लेवल्स चेक करवा लेंगे। एंड देन इन्फेक्टिव कॉजेज़ के लिए जो सिफिलिस और एचआईवी की सेरोलॉजी करवाएंगे। और इस तरह से ना कुछ लोगों में हम जो है लंबर पंक्चर, एचआईवी सेरोलॉजी और ब्रेन बायोप्सी करवाते हैं, अदरवाइज जो मोस्टली हम परफॉर्म करते हैं वो यही होती है। ये जो क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज़ है ना, इसके लिए ब्रेन बायोप्सी होती है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने, कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, उनको हम ट्रीट करेंगे, और हाइपरटेंशन को मैनेज करेंगे इन केस ऑफ वास्कुलर डिमेंशिया, विटामिन प्लेसमेंट करेंगे इन केस ऑफ न्यूट्रिशनल डिमेंशियाज, जो भी टॉक्सिक चीज़ थी, मेटल थी, जिसकी वजह से हुआ था, उसको रिमूव करेंगे। साइकोट्रोपिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। उसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ के लिए वी यूज़ द कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स एंड मेमेंटीन। So these are the things which actually impair in case of dementia. These are memory, thinking, perception, reasoning, judgment, language, attention, concentration, cognitive impairment actually होती है। सो एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ कौन से हो सकती हैं, जो वहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, लेकिन टीएफटीज़ आपको पता है ना, थायराइड फंक्शन टेस्ट हमने करवाए थे। क्यों? क्योंकि थायराइड एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म, तो उनको रूल आउट करना होता है। एडिसन्स डिजीज़ और कुशिंग डिजीज़, तो इनको रूल आउट करना होता है। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड एब्नॉर्मलिटीज़, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म। देन वो कह रहे हैं कि फिज़िकल डैमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा डिमेंशिया लाइक पिक्चर। तो आपने बताना है कि हिप्पोकैम्पस और मैगडेला जो होते हैं, ये एक्चुअली जो है डैमेज होते हैं, विच प्रोड्यूस डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स। ठीक है, हिप्पोकैम्पस एंड मैगडेला। उसके बाद
मतलब इसमें डिफरेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, फ्रंटल लोब्स भी और टेम्पोरल लोब्स भी, लेकिन हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जो है ना वो आपने याद रखना है इन केस ऑफ स्ट्रोक एंड ट्यूमर। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा है 1। तो अगर तो अल्जाइमर्स डिसीज़ की वजह से है तो एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स देंगे और मेमेंटिन देंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है तो थायरॉक्सिन देंगे। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है तो एंटी थायरॉयड ड्रग्स देंगे। अगर एडिसन्स डिसीज़ की वजह से हो रहा है जिसमें एक्चुअली ये सारे कॉर्टिसोल वगैरह कम हुए होते हैं तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पेशेंट को देंगे। अगर कुशिंग्स डिजीज़ की वजह से हो रहा है तो हम कीटोकोनाजोल जो है वो देंगे। सो दीज आर द ड्रग्स टू ट्रीट डिमेंशिया। और जो है एक आपने देखा ना फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ये पिक्स डिजीज़ होती है, इसका दूसरा नाम होता है पिक्स डिजीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिमेंशिया।